हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको आरआरबी जेई जिसके आंसर की कल रिलीज की गई थी मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। टोटल 7 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल बहुत अच्छा है। आपके अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन अभी टेक्नीशियन का स्टार्ट होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। सारे करके जाइए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रेयरली ऐसा होता है कि भाई बेस्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन निकले जो सच में बढ़िया होते हैं, जो बच्चे जनरली फंसते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सेशन अवेलेबल होगा उसके 2 से 3 घंटे में आपको इसकी पीडीएफ आरबी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको ये पेपर मॉक फॉर्मेट में अपलोड करना है तो अटेम्प्ट करने तो आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक फॉर्मेट में भी ये सारे के सारे पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये आप ऐसे आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे rblearning.com। इसमें आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, अभी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जामिनेशन हुआ था, सारे पेपर 4 की 4 शिफ्ट विद सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डाल दी थी आप लोगों के लिए, जिसमें आप फुल लेंथ भी देना चाहो फुल लेंथ दे सकते हो। और अगर आपको टॉपिक वाइज देने हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के, तो टॉपिक वाइज फॉर्म में भी अवेलेबल है और बेस्ट क्वेश्चन अलग से डाले हुए हैं। मैथ्स के उसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने भी कराया था। इसके अलावा ग्रुप डी के पेपर्स मिल जाएंगे और आरआरबी जेई के भी पेपर हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। हालांकि उनके सॉल्यूशन डालने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको टेस्ट फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पेपर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा पेड टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन के साथ रहते हैं। इसमें आप आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं और पीडीएफ आपको सारी मिलेगी आरबी के टेलीग्राम चैनल पर। और यहीं पे सारे के सारे आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। पिछले 4-5 सालों में जितने भी रेलवे के पेपर हुए, सारे पेपर्स की हर फॉर्मेट में पीडीएफ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमने आपको प्रोवाइड करी है टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिससे आप प्रैक्टिस अपनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे बेस्ट क्वेश्चंस हो गए पिछले 1 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए, एक अलग से वीडियो है, बाकी लेटेस्ट के अलग से वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। करंट अफेयर्स की बुक दे दिया है, कंप्यूटर की मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दिया है, जीके के क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, अभी रिसेंटली पॉलिटी का भी प्रोवाइड किया था। ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको चीजें पसंद आए तो बाकी लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी के कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अपना। अलजेब्रा के कुछ बढ़िया सवाल देखेंगे, ठीक है। एक जैसे ये हार्मोनिक मीन के बारे में पता है आपको क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई 2 नंबर दे रखे हो, से ए और बी, या 3 ले लेता हूं, ए बी सी, तो हम कहते हैं भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है इनका एवरेज, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। 3 वैल्यूज है तो 3, अगर 2 होती तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इनका प्रोडक्ट कर दो। कितनी वैल्यूज है मेरे पास? अगर 3 वैल्यूज हो तो पावर कर देते हैं 1/3, 2 वैल्यू होते तो पावर 1/2। और हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो ये होता है 3 अपॉन में इनका रेसिप्रोकल का सम, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 3 है तो 3 लिखा है, 2 होता तो 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b। ये हमारी रिलेशनशिप रहती है। और इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं भाई, अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन रहता है। तो सिंपल सा सवाल, बस जिसे हार्मोनिक मीन नहीं पता उसके लिए मैंने यहाँ पे कराया कि भाई हार्मोनिक मीन क्या होगा? इन 3 संख्या होगा 4, 8 और 16। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 3 अपॉन में 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 अपॉन में 16, और ये वाली वैल्यू 3। नीचे तो एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1 यही आएगा। 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 3 जा 48, नीचे कितना बना? 6 और 1 7। 7 से काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 7 टाइम्स जाएगा, 49 होता है, 7 से थोड़ा सा कम। तो 7 से जस्ट कम कौन सी वैल्यू दिख रही है मेरे को? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा झोल डाला है, और ये दोनों दूर हैं तो नहीं होगा। अच्छा, आप इसे क्या लिख सकते हैं? या तो आप फिर बेसिक से सोल्व कर लो कि भाई ये मेरे पास जाएगा 6 जा, फिर 60 बनेगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, फिर 40 बनेगा, फिर 5 टाइम्स, फिर 50 बनेगा, फिर 7 टाइम्स, और फिर 1 टाइम्स। 0.8571, ये वाली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये तो ये आंसर है।
चलिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वरना आप इसे ब्रेक करके भी कर सकते थे। आप कहते हैं सर इसे 49 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 49 डिवाइडेड बाय 7 7 आ जाएगा, माइनस में 1/7 की वैल्यू आपको पता होती है 0.142857 और फिर ये रिपीट करता चला जाता है। तो आप इसमें से ये घटा के, ये चीज भी सोची जा सकती है, ये वैल्यू आपको पता होती है, उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको। बट एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा बेस्ट अप्रोच से जाना है, कम से कम टाइम में आंसर निकालना है, जो उस टाइम पर दिख गया अपना आंसर निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि बहुत ज्यादा सोच पाए। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया, कहता है कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, ये इसका एक रूट ना रेसिप्रोकल है दूसरे रूट का, तो हमें बता दो भाई कि रूट्स क्या क्या होंगे। अच्छा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, 4 ऑप्शन में आप देखोगे ये और ये इसका रेसिप्रोकल, मतलब एक वैल्यू अगर अल्फा है मेरे पास, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/अल्फा, तो 1 और 1/1 करूंगा सेम आएगा, 1 -1 करूंगा सेम आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा 2, -1 का रेसिप्रोकल करूंगा 1 नहीं आ सकता, तो डी कट जाएगा। आंसर इन तीनों में से हो सकता है, तो ऑप्शन की मदद से कुछ खास बेनिफिट हमें मिला नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, जिसमें हम कहते हैं कि भाई अगर x का मान निकालना हो तो आप डायरेक्टली -b + -√में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a करके निकाल सकते हो। और ये b² - 4ac ये मेरा क्या कहलाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन ने पूछा है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसमें हम और चीजें पूछते हैं, जैसे कि सम ऑफ रूट्स होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा बीटा दो रूट्स मान लूं, अल्फा रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन क्या हो जाए मेरी सेटिस्फाई कर जाए, ax² + bx + c। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, मतलब x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव में। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, ये होता है c/a, है ना। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैंने कहा अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं कंपेयर करता हूं इसे किससे, ax² + bx + c = 0 से, तो आप कहेंगे सर a किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये 2 के बराबर आ गया, b किसके बराबर, इसके बराबर आ गया, और c मेरा इसके बराबर आ गया, abc का मान मिल गया। अगर मान लो मेरे दो रूट्स हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो पहला रूट मैंने माना अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा मेरा 1/अल्फा। अब इसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, वेरिएबल एक k दे रखा है, k का मान निकल जाए, हमारा काम सबसे आसान हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप सम ऑफ रूट्स लगा के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अल्फा मेरा बचा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूं, वो क्या होता है मेरे पास, अल्फा इंटू में 1/अल्फा, आप देखेंगे ये 1 आ जाएगा मेरे पास। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, ये होता है मेरे पास c डिवाइडेड बाई a, तो 2k डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, है ना। यहां से देखेंगे अल्फा अल्फा कट गया 1, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर, k अगर मेरा 1 के बराबर आ गया तो k का मान यहां पे पुट कर दो। ध्यान रखना ये k रूट नहीं है, रूट आपका अल्फा है या 1/अल्फा है। तो अगर k की जगह मैं 2 रख दूं तो 2x² प्लस, सॉरी 1 रखना है k की जगह, तो 1 + 3 4x + 2 इंटू 1 = 0, 2 कॉमन लेके कट जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं ना, x² + 2x + 1 = 0, 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो x² + 2x + 1 = 0। अगर आप देखेंगे किसका फॉर्मूला बन गया, क्या ये x + 1 का होल स्क्वायर है, और अगर ये x + 1 का होल स्क्वायर है तो x के दो मान क्या आएंगे, आप कहेंगे सर x + 1 0 के बराबर, तो x का मान क्या आएगा मेरे पास -1, और क्वाड्रेटिक है तो दोनों वैल्यू x की वैल्यू क्या आएंगी मेरे पास -1। तो मेरे पास दो रूट्स दे रखे थे, एक अल्फा 1/अल्फा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमने दोनों रूट्स इंडिविजुअली निकाल लिए। आप रेसिप्रोकल करोगे इस रूट का तब भी आपको वो क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, -1 का रेसिप्रोकल। तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 और -1। क्लियर है इतना पार्ट। अच्छा एक चीज और बताओ, ये तो मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाने के लिए कर दिया, लेकिन जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको ये चीज भी समझाता हूं कि हमारे पास क्या होता है जब k का मान 1 आ गया था, तो मैंने देखा ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर x का मान मैं पॉजिटिव रखूंगा तो क्या कभी ये 0 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना, सब जगह पॉजिटिव आ रहा है।
तो आपको सीधी सी बात पता है x क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसी पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और x की जो वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करता है वही रूट होता है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, और दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो आप ये बताओ चारों ऑप्शन में से ये तो हट ही गया था हमारा स्टार्टिंग में, इन तीनों में से नेगेटिव रूट किस में आ रहा था, सिर्फ इसमें आ रहा था, तो क्या यही मेरा आंसर हो सकता था? क्या ये चीज भी इस क्वेश्चन में सोची जा सकती थी? चले आगे, आई होप कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे पास क्या रहा है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, k 0 से बड़ा दे रखा है, इनके रूट्स कॉमन दे रखे हैं, मतलब दोनों का एक रूट है ना, कॉमन है, सेम है, तो हमें बताना है k का मान क्या रहा होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इनका अगर जो रूट कॉमन है उसे मैं फिलहाल क्या मान लेता हूं, ये x की फॉर्म में है इक्वेशन, तो मैं मान लेता हूं दोनों का एक रूट जो कॉमन है उसका मान ले लेते हैं, चलो a इनका कॉमन रूट है। तो मैं x को अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को a से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या, ये a स्क्वायर माइनस a के माइनस 49, ये अभी भी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और इसका भी रूट क्योंकि a है तो इसे भी मैं a स्क्वायर माइनस 5a के और प्लस 11, ये भी 0 के बराबर होगा। दोनों अगर 0 के बराबर है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ पे इसे क्या कर सकता हूँ, फिलहाल ये 0 को हटा के ये डायरेक्टली इसके बराबर लिख सकता हूँ। आप देखेंगे ए स्क्वायर इधर भी, इधर भी, इधर आके कट जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस ए के है या माइनस 5a के, इधर आके प्लस का 5a के, तो ये 4a के आ जाएगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, -14 है, उधर जाके प्लस का बनेगा तो 60 बन जाएगा, और a इंटू के का मान मेरे पास कितना आ गया भाई, 15 आ गया 4 से कट के। और मैं यहां से, मेरे को किसका मान बताना है, k का मान बताना है। मैं एक काम करता हूं ना भाई, इस वाली इक्वेशन में a का मान निकाल लेता हूं। a का मान k की फॉर्म में अगर निकाला मैंने तो a का मान आ गया भाई 15/k, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में ये 0 के बराबर भी थी, अगर मैं इसमें a का मान 15/k रखूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 15/k का होल स्क्वायर माइनस 15/k इंटू में k माइनस 49, k से k एलिमिनेट हो गया मेरे पास, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 64 इधर जाके प्लस का 64 बनेगा, और 64 क्या होता है भाई, अगर मैं उसका रूट ले लूं तो 8 आएगा मेरे पास, तो मैं 8 किसके बराबर लिखूंगा, 15/k के बराबर लिख सकता हूं, और k का मान यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, 8/15 आ जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया भाई, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था k ग्रेटर देन 0 है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, k का मान जो भी निकालेंगे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और मेरे को ये वाला पार्ट दिख ही रहा था तो k मेरे को पॉजिटिव ही लेना था, तो 8/15 मेरा क्या आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 15/8, 15/8 मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर क्वेश्चन सभी लोगों को? बढ़िया सवाल था, कॉपी में नोट करते रहना है, सारे के सारे सवाल बढ़िया है। क्वेश्चन में कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट बता दो इस इक्वेशन का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना, मेरे को x की वैल्यू नहीं बतानी, यहाँ पे कभी कुछ लोग x की वैल्यू लगा के रखना स्टार्ट कर दो और अपना आंसर बता दो, नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है मतलब मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, और उससे फिर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप देखेंगे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो इनका एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 4 है और ये मेरे पास x माइनस 5 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 3 और x माइनस 5, लंबा सवाल है, उसको फिर इसको प्लस x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 में, और ये किसके बराबर, 5/2 के बराबर। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप देखेंगे यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से भी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा पूरा लिखूं या डायरेक्ट कर दूं,
चलो पहले मैं एक लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, मतलब पूरा पूरा कभी कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से तो एक्स स्क्वायर मिला, अब देखो -5x -3x तो -8x मिलेगा, पक्की बात है, कोई और तो नहीं है। -3 इंटू -5 प्लस का 15 मिलेगा, क्या यही बनेगा? ऐसे इधर सोल्व करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर 6 और 4 10 और प्लस 24, क्या यही आएगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर 4 और 5 9 और 4 5 जा 20, क्या यही बनेगा? और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब देखो फालतू की कहानी मेरी बढ़ गई है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अब एक एक लाइन लिख नहीं रहा मैं, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू में 2 4x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर इधर बनेगा, तो मेरे पास इधर जाके बच जाएगा एक्स स्क्वायर इस साइड, ठीक है? अब यहाँ पे 8x x वाला ले लेते हैं, 8 और 10 18 2 जा 36 और यहाँ पे 45, तो माइनस का 45 है, यहाँ पे माइनस का 36 है, तो उधर जाके प्लस का 36 बनेगा, 45 में से 36 घटाया तो बचेगा 9, माइनस का 9x। देख लेना कहीं गलती ना हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पे 15 है 24 है, 15 प्लस 24 39, 2 जा 78 और ये 20 इंटू में 500, 100 में से 78 घटाया तो 22, ये मेरा 0 के बराबर आएगा इस पूरे को सोल्व करके, है ना? थोड़ा थोड़ा भाई एग्जाम में आप भी मन मन में करने की कोशिश किया कीजिए। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं कंपेयर करूं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये तो c हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया? a हो गया। तो b स्क्वायर मतलब -9 का होल स्क्वायर -4, a है मेरे पास 1 और c है 22, तो आप देखेंगे माइनस का 81 सॉरी प्लस का 81 -88, क्या आया वैल्यू? -7 है, ऑप्शन में है। मुझे लग रहा था कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, बट हो गया काम हमारा, ठीक है? चलें आगे, कंसेप्ट समझ में आया? बढ़िया सवाल था या नहीं था? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने क्या नया सीखा, ठीक है? क्योंकि भाई क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाता हूँ, मुश्किल क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। कुछ लोग सिर्फ डिफिकल्ट अच्छे क्वेश्चंस के नाम पे इजी क्वेश्चन करा के चले जाते हैं, आपको भी लगता है हाँ सारी चीजें हो रही है, फिर एग्जामिनेशन में अच्छा सवाल आ जाता है, फिर कहते हो सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है? मैं इसलिए सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में भी बेस्ट क्वेश्चन अलग से देता हूँ भाई। ये जो क्रक्स है ना, अगर वो कर लोगे आप तो आपको ये सारी की सारी शिफ्ट मैनुअली सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा और आप सिलेक्शन के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे कम से कम टाइम के अंदर। चलिए, हाँ ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? x-3/4 x-3/4 ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये सवाल है, ये तो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सिंपल सा सवाल होता है। क्यूब में कुछ भी दे रखा है, इसका क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब दे रखा है। अगर मैं इस 8 को क्या ले करूं, अंदर ले जाऊं, तो आप कह सकते हैं सर क्यूब है, 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूं, तो 2 अंदर ले जाऊंगा तो 2 इंटू 3x 6x हो गया -8, इसका होल क्यूब लिख सकता हूं मैं, है ना? और आप देखेंगे यहाँ पे, या फिर इसे मैं पहले ऐसा लिख देता 2 इंटू में 3x -8 का होल क्यूब, ये भी लिख सकते थे हम, है ना? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब भी दिखे तो आपको दिमाग में ये चीज आती है कि भाई क्या ये 3abc के बराबर तो नहीं है? अगर आप ध्यान देंगे, ये मेरे पास 6 को अगर मैं 3 इंटू 2 में ब्रेक करूं तो ये मैंने मान लिया, मान लो a है, ये b है, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये 3x -4। अब 2 इंटू में 3, ये 3x -2 इंटू में 3x -4, क्या ये मेरे पास पूरा मिला के ये c बन जाएगा? तो हमने कहा भाई ये 3abc के बराबर आ रहा है, क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये कब होता है अलजेब्रा में? हम पढ़ते हैं जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो भाई? 0 के बराबर हो, तभी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है मेरे पास, या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, लेकिन हमेशा एग्जामिनर इस पे सवाल पूछता है, तो जब भी इस तरह का सवाल बन जाए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर दो। आप जैसे ये वाला काम करेंगे तो मेरे पास a क्या है, क्या a का मान मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस 1 है, b का मान x प्लस 3 है और c का मान मेरे पास 2 इंटू में 3x माइनस 4 है। इनका सम किसके बराबर? 0 के बराबर। 5x 6x 12x 1 4 और -8 तो -4, 0 के बराबर। x का मान 4/12 डेट इज 1/3, यही आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है? इजी सवाल था, इसमें आज सच कुछ खास नहीं था, बट एग्जाम में पूछा था तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, क्यूबिक इक्वेशन पे भी सवाल पूछ लिया। कहता है कि भाई रूट्स बता दो इस इक्वेशन के,
सॉरी, जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें बताना है ए का मान क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो क्या आ जाए, इवन नेचुरल नंबर्स बन जाएं तीनों के तीनों। अब नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, है ना। इवन की बात करेंगे तो इसमें भी आप 1 हटा देंगे तो 2 4 6 8, ये सारे हमारे इवन नेचुरल नंबर होंगे। इसमें भी अगर कॉन्जिक्यूटिव देखें 3 नंबर तो आप कहेंगे सर इनके बीच में गैप 2 2 का होगा। तो जनरली इस तरीके के सवाल में जब हमें 3 दे रखा हो, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी हो, तो हम नंबर जो मान लेते हैं, मतलब जो इसके रूट्स निकलेंगे आपसे, या तो अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट मानते हैं अल्फा बीटा गामा, तो मैं जनरली बीच वाले को कुछ मान लेता हूं। मान लो मेरा रूट है ये n, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर मैं सिक्वेंशियली देख रहा हूं, ये इससे 2 ज्यादा होगा और ये इससे 2 ज्यादा होगा, तो ये n-2 और ये n+2, क्या ये मेरे पास हो सकते हैं तीनों रूट्स। मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिए जिससे कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा आसान तरीके से सोल्व कर पाऊं। अच्छा, थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके की होती है, मेरे पास ax³ + bx² + cx + d = 0, जिसमें हम कहते हैं भाई a 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 रूट है, मतलब ये 3 वैल्यूज ऐसी जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है 3 वैल्यूज x की निकल के आती है जिसपे सेटिस्फाई करता है, उन्हें हम x अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। सम ऑफ रूट होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह दो टेकन 2 एट अ टाइम, तो आप कहेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा ये -d/a होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स कर दूं तो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो n-2 प्लस n प्लस n+2, क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे +2 -2 कट जाएगा, 3n आ जाएगा, और 3n किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर -b/a। कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, b क्या होगा मेरे पास, क्या -24 होगा, और a क्या होगा, x³ का कोएफिशिएंट डिवाइड, तो ये होगा a, यहाँ पे यही है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, आप कहेंगे प्लस का 24 है, 3 से काटूंगा 8, 10 इंटू में a, ये वाली वैल्यू क्या मेरे पास 8 आ गई। एक इक्वेशन मिल गई मेरे को 2 वेरिएबल में। अब अगला पार्ट क्या है मेरे पास, अब हमें क्या चाहिए भाई, आप सम ऑफ रूट्स ले लिया, आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। मैं क्यूबिक इक्वेशन में घुसना नहीं चाहूंगा सोल्व करने के लिए, तो मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेता हूं, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा मेरे पास, अल्फा बीटा, मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई n-2 इंटू में n, फिर मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई n इंटू में n+2, और फिर मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई n+2 n-2, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, c/a में a होता है, c है 188 और a, तो 188 डिवाइडेड बाय a। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे n कॉमन आ गया, इन दोनों का सम करूंगा अगर मैं तो 2n और 2 कट जाएगा मेरे पास, तो 2n² बचेगा, है ना। इसे सोल्व करेंगे तो ये a + b a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो n² - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, यही आएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 188 डिवाइडेड बाय a। अच्छा, a को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 8/n लिख सकता हूं, हमें बेसिकली a का मान बताना है ना, या n का मान बताना है, हमें तो a का मान बताना है ना। तो एक काम करते हैं, n को a की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं मैं, सही रहेगा। n को a क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब n क्या हो जाएगा मेरे पास 8/a, तो सब जगह n को a से रिप्लेस कर दो, मेरे पास यहाँ पे 2, ये 2 + 1 3n² हो गया ना, ठीक है, 3 8/a का होल स्क्वायर प्लस मेरे माइनस में 4 है,
और इक्वल्स टू 188 बाई ए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन की मदद ले सकते हो, भाई कौन सी वैल्यू रखें और हमारा आंसर बन जाए, वरना क्वाड्रेटिक बनेगी, लंबा चौड़ा खिसेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 4 एंड 2। अगर मैं यहाँ पे सबसे आसान तो रखना है 1 को रख दिया तो ये 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 3, ये 192 माइनस 4 188। ए को अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आने पे मेरे पास एन क्या होंगे, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, जो हमने रूट्स लिए थे इसके 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर वही आएंगे, 3 क्रमागत सम संख्याएं ही आएंगी। तो हमारा ए 1 पे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप ए की 1 के अलावा कोई और वैल्यू रख के देख लीजिए, देखिए किसी पे सेटिस्फाई करेगा क्या, मेरे ख्याल से नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए हो जाएगा। तो हमें कई बार बेसिक से और कहीं कहीं जहां जरूरत पड़े तो यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, टाइम बचाना है अपना। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था, कॉपी में नोट करके रखिए। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दो इन फॉलोइंग इक्वेशन में। अब सबको पता है कैसे, अगर 3 वेरिएबल हो कैसे सोल्व करते हैं, है ना, वो मेथड सबको आता है, एलिमिनेशन मेथड में सिखाता हूं। अब कई बार क्या होता है, जैसे देखो x की वैल्यू बड़ी अजीब सी है, y की वैल्यू अजीब सी है और z की वैल्यू, क्या तीनों की इंडिविजुअली वैल्यू निकालूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये देखो कि x y z में से कौन सी ऐसा पार्ट है जिसकी चार ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यू मिल रही हो, तो सिर्फ मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे x को देखा, -71 बाई 21, 389 बाई 42, 289 बाई 42, और मेरे पास -229 बाई 42। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर मैं सिर्फ x को फाइंड आउट कर लूं तो क्या मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, मेरे को बाकी y और z से जाने की जरूरत नहीं। अगर x को निकालना है, 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर कोई एक वेरिएबल y और z में से एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर देख पा रहा हूं, तो क्या मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सम कर दूं तो -3z और +3z है, क्या मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, z एलिमिनेट हो जाएगा, तो x और y की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही इन दोनों में के अंदर मैं z को एलिमिनेट करूंगा तो x और y की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होंगे, उसमें से y को एलिमिनेट करूंगा तो x मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हमारे दिमाग में होता है, तो सोल्व कर लेंगे। पहले मैंने इन दोनों को सम कर लिया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बचा मेरे पास 2x और यहाँ पे मेरे पास -4y, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 16 + 21, ये वाली वैल्यू क्या 37 के बराबर हो गई। अब इन दोनों में करेंगे तो भाई यहाँ पे माइनस का z है और यहाँ पे 3z है, तो इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3z और प्लस का 3z हो गया। अब प्लस कर दो, फिर z एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 9 और 1 10x हो गया, है ना। y की बात करेंगे तो 6 - 5, ये y रह गया सिंगल, और यहाँ पे मेरे पास 72 + 16, क्या ये वाली वैल्यू 88 हो गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे को क्या करना है भाई, y को एलिमिनेट करना है, -4y है, यहाँ पे 4 ओनली y है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, +4y -4y, इन दोनों को ऐड कर दूं तो कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, 40 और 2, 42x बचा, और ये किसके बराबर, 88 इंटू में 4 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 32 और 3 35, 352 ये आया, उसमें 37 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 389 आ गया, और x का मान कितना, 389 डिवाइडेड बाय 42, क्या यही आंसर आएगा, है क्या ऑप्शन में ये रहा। तो क्या डायरेक्टली हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, सोचिए बस किस तरीके से हम करना है। अगर अप्रोचेस आपको सही पता है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है x + 1/17 x 3 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। अब देखो ये और ये सेम नहीं है, जनरली हम x + 1/x वाली फॉर्म देखते हैं कि भाई ये कुछ हो तो हम इजीली निकाल पाते हैं, तो ये डिफरेंट वैल्यू है, क्या इसे यूज करके मैं x का मान निकाल सकता हूँ, नहीं, तो मेहनत लगेगी थोड़ी सी। और यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, हमें इसका मान बताना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये मेरे पास 17x³ है, और ये मेरे पास 1/289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x³ है। पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई कि भाई यहाँ पे क्यूब, यहाँ सिंगल x था, यहाँ पे x³ है, तो क्यूब करना है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये अगर मैं इसमें 17 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, आप इधर ऊपर 17 को कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे सर 17 यहाँ x³ प्लस
1/17 का क्यूब इनटू में x क्यूब, ये आ जाएगा। और क्या मैं अगर इसका क्यूब निकालूंगा तो x क्यूब प्लस 1/17 x क्यूब, यही मिलेगा, 17 का क्यूब और x का क्यूब। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, क्यूब करना है, उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा आप ये बताओ a प्लस बी अगर मेरा v के बराबर हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। और a प्लस b को अगर मैं v से रिप्लेस कर दूं तो ये वाली वैल्यू v क्यूब माइनस 3ab और b। जनरली आप अगर x प्लस 1/x होता है v के बराबर तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब v क्यूब माइनस 3v होता है। वहां पे ये 3ab वाला क्योंकि x और 1/x मल्टीप्लाई करते हैं तो कट जाता है, ये ab वाला कंपोनेंट हट जाता है। लेकिन ध्यान रखना अगर ये और ये सेम नहीं है तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो हम कहेंगे यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, इसका क्यूब करूंगा है ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये भी 3 के बराबर है तो 3 का क्यूब माइनस 3x इंटू में 1/17x तो 1/17 आएगा और फिर v अगर दोबारा से तो ये आ गया 3। क्या ये वाली वैल्यू आएगी इसका क्यूब करने पे? तो ये वाला पार्ट हमारा इसके बराबर आया और इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना आंसर निकालने के लिए? 17 से। तो क्या यही सवाल का उत्तर है? क्वेश्चन खत्म हो गया। एग्जाम में बस हम इतना ही करते हैं इस तरीके के सवालों में। 17 में 3 का क्यूब तो 17 इंटू में 27 हो गया, ये 17 से ये 17 कट गया, 3 इंटू 3 9। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट से ट्राई कर लो। 7 7 जो 49, 9 माइनस 9 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। तो 450 आंसर आएगा। चलें आगे। तो मुश्किल नहीं था ये वाला सवाल, बट पता होना चाहिए कैसे करना है। ज्योमेट्री पे आते हैं। सबसे मुश्किल आरआरबी जेईई का सवाल ये माना गया बच्चों के द्वारा, सबसे कम 3 से 4% बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। बढ़िया सा सवाल है, फटाफट से देखेंगे क्या होता है। कहता है एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है उस जो कि एक सर्कल के अंदर डाला गया है। शॉर्टेस्ट डायगोनल जो है हेक्सागन का उसकी लेंथ दे रखी है 12। तो हमें बताना है कि 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन जो हेक्सागन और सर्कल के बीच में आएगा। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने हेक्सागन ढंग से पढ़ा है। अगर डिटेल क्लासेस देखी होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, बट स्टिल फिर भी मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हम हेक्सागन की प्रॉपर्टीज से ही चीजों को करें? आप कहेंगे सर मेरे पास कोई भी अगर हेक्सागन है तो उसमें क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी सारी साइड मेरे पास बराबर होती है। मैं कहता हूं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना, ये चीज पढ़ते हैं। अगर मैं इसके मेन डायगोनल्स या बड़े वाले डायगोनल्स मतलब अपोजिट वर्टिसेस को मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो हम कहते हैं भाई कि ये किसमें बढ़ जाता है? 6 इक्वल ट्राइंगल्स में बढ़ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली साइड भी फिर मेरे पास ए आती है और ये जो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाता हूं ये सबसे बड़ा डायगोनल होता है इसका। अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं और इसकी लेंथ होती है मेरे पास 2a। ऐसे इसकी लेंथ भी a और यहां से a 2a और ये a और ये भी a। ये मेरी रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक एंगल मेरा क्या होता है? 120 डिग्री का होता है पूरा, और छोटा लिखूं तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ऐसे ही आप ये 60 और ये वाली वैल्यू भी 60 लिख सकते हैं। ये कुछ मेरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप देखेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ये 60 है, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60। तो मेरे पास क्या बन गए? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो मैं इसका एरिया कहता हूं ये होता है 6। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये होती है अगर मैं सेंटर से, क्योंकि ये भी ए की दूरी पे, ये भी ए की दूरी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सेंटर पे कंपास रख के क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो सारी वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। इसे हम बोलते हैं इसका सर्कम सर्कल। और हमें वही फिगर में दे रखा है कि भाई ये दे रखा है। तो जो ये बड़ा सर्कल बना, अगर आपसे पूछेगा भाई इसका रेडियस बताओ किसके बराबर होगा, तो अगर मैं कहूं ये r है तो ये रेडियस भी इस साइड के बराबर होगा जो कि हेक्सागन की साइड है मेरे पास, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी इसकी साइड के बराबर है। तो इसका रेडियस किसके बराबर होता है? इसकी साइड के। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा भाई ये वाला एरिया बताओ क्या होगा। तो आप कह सकते हैं भाई ये जो इनके बीच का एरिया है वो किसके बराबर? सर्कल के एरिया में से हेक्सागन का एरिया घटा दो, और उसका भी क्या पूछा है मुझसे? 1/6 पूछा है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अगर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई,
अच्छा ये चीज बताओ मेरे को कि शॉर्टेस्ट डायगोनल क्या होता है ना? अगर मैं हेक्सागन के, ये तो मैंने जो बनाया ये एक बड़ा डायगोनल है, छोटा डायगोनल क्या होता है? डायगोनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो मेरे पास, हम कहते हैं एक वर्टेक्स को छोड़ के जो भी वर्टेक्स आप मिलाओगे वो डायगोनल होता है। जैसे मान लो ये है, ये दोनों तो साइड हो गई यहां से लेके यहां तक, लेकिन अगर इसको मैं यहां तक ले जाऊं ये डायगोनल कहलाता है। क्या है ये? डायगोनल। ऐसे ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, मतलब एक वर्टेक्स छोड़ दी, उसे छोड़ के जितने भी हम एंग बनाते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास? डायगोनल्स होते हैं। तो कोई भी एक वर्टेक्स आपने पकड़ी तो भाई ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक डायगोनल का पॉलीगन में फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक रेगुलर अगर पॉलीगन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं मेरे पास? ये होता है, अगर नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास n है तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है? तो उसमें डायगोनल्स जो हम बात कर रहे होते हैं, सिर्फ ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला के डायगोनल नहीं बनता। अगर वो करते तो आप यहाँ पे आपको 3 ही डायगोनल मिलते, लेकिन इसके अंदर मेरे पास टोटल डायगोनल्स कितने होंगे? अगर हेक्सागन की बात करेगा, आप कहेंगे सर 6 साइड है, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 इंटू में 3, टोटल 6 डायगोनल्स मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअली मिलते हैं। कौन कौन से 6 डायगोनल्स मिलते हैं अगर मैं वो भी आप लोगों के लिए ड्रॉ करके बताऊं तो मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी निकलेगी? आपने कहा सर इस वर्टेक्स से ये मिला दिया, 3 तो यही हो गए मेरे पास, है ना? और अगर मैं इस वर्टेक्स को पकड़ूं तो भाई इससे ये वाला नहीं लेना, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया मेरे पास छठा। क्या ये भी डायगोनल्स होंगे मेरे पास? फिर मैं इस वर्टेक्स को पकड़ूंगा तो इससे कौन कौन से डायगोनल जाएंगे? ये भी डायगोनल होगा, और ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो 2 और बन गए, 6 और 2 8। 3 3 जा 9 होगा ना, ये 6 क्यों लिखा है मैंने? ये वाली वैल्यू होगी भाई 9, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो 9 डायगोनल्स बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं इस वर्टेक्स को पकड़ूं तो इसे छोड़ दिया, इससे मिलेगा, ये वाली ऑलरेडी गई हुई है, ये वाली ऑलरेडी गई हुई है, इसे पकड़ा, ये जाएगा, ये जाएगा, सारे बन गए। जितने भी डायगोनल्स थे मैंने सारे बना दिए हैं। आप ऑलरेडी अगर काउंट करना चाहो तो टोटल मेरे पास कितने डायगोनल्स होंगे? टोटल 9 डायगोनल्स निकल के आएंगे। ये सारे के सारे डायगोनल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं, वापस अपनी फिगर पे आता हूं मैं, कितने मेरे को शॉर्टेस्ट डायगोनल का मान दे रखा है। शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा होगा भाई? आप कहेंगे सर ये वाली जो दूरी है ये तो मुझे पता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिला के बना रहे हैं, तो ये होगी 2a। अब बचा एक इस वर्टेक्स से, या तो ये और या ये। और अगर आप देखेंगे ये दोनों डायगोनल मेरे बराबर होते हैं। कैसे? अगर ये वाली साइड a है, हमें पता है रेगुलर हेक्सागन में ये 120 डिग्री होता है, ये वाली साइड भी a है, तो 120 डिग्री अगर मेरे पास एंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसका कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, ये a है, ये a है, तो ये वाली दूरी क्या होती है? ये a√3 होती है। कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं, वरना पता होना चाहिए, हम हेक्सागन में पूरा पढ़ते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास? a√3। हमसे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू ही हमें 12 दे रखी है। इधर से निकाल लो, ये a है, ये a है, ये 120 है, तो ये भी क्या आएगा? a√3 आएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे तरीके से कि भाई मेरे पास ये चीज आ रही है a√3 और ये 12 दे रखा है, 2a बड़ा होगा a√3 से, तो a√3 को हमें क्या करना है? 12 के बराबर करना है। 12 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू √3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 3 जो 12 होता है, तो √3 से √3 कट गया, a का मान कितना आ गया मेरे पास? क्या ये 4√3 आ गया। अगर a मिल गया, साइड मिल गई, तो मैं आराम से अपना एरिया बता सकता हूं। तो वापस मैं इस फिगर में आ जाता हूं अपनी, कहां गई? ये है, चलो। तो आपने कहा भाई एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है? 6 इंटू में √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड मेरे पास कितने आई? 4√3 का होल स्क्वायर आई, है ना। इसमें ये घटाना पड़ेगा किसमें से? सर्कल के एरिया में से। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को कुछ दे रखा है, पाई पाई की फॉर्म में ही है, तो पाई। रेडियस आया मेरे पास 4√3, इसका होल स्क्वायर। तो ये घटा दूंगा तो टोटल एरिया आ गया एक्स्ट्रा, जो सर्कल और हेक्सागन के बीच में है। इसका बताना है हमें 1/6, तो इसका 1/6 कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखेंगे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर इस 6 है, तो ये 6 अलग के अलग कट जाएगा, है ना। 4√3 क्या बनेगा मेरे पास? 16 इंटू में 3 48। इसे काटूंगा तो 8 पाई बचेगा इधर, है ना। इधर क्या बचेगा? 48 को 4 से काटा तो 12, तो -12√3। कुछ कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा, 2 पाई माइनस 3√3। ये मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मुझसे इसका 1/6 पार्ट पूछा था ना, आप कुछ जगह आप इस तरीके से भी देख पाएंगे से कि भाई मेरे पास जो वैल्यू होगी ये 6 इक्वल पार्ट में बढ़ता है मेरा हेक्सागन भी, और अगर मैं सर्कल की बात करूं, अगर मैं इन वर्टिसेस को देखूं तो 6 इक्वल सेक्टर में भी बढ़ता है। तो 1/6 पोर्शन अगर मुझसे पूछा था तो डायरेक्टली आप ये वाला रीजन भी अगर निकाल लेते ना, तब भी आप अपना आंसर बता पाते। ठीक है, तो इसी फिगर में थोड़ा सा और अगर मैं एक लाइन जोड़ दूं बस समझाने के लिए कि भाई हमें ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी दे रखी है कितनी, 12, जो कि होता है मेरे पास साइड रूट 3 के बराबर। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां सही नहीं हुआ, यहां भी सही कर लो। 9 कहता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 13, 14 एंड 15। तो आप बता दो, अगर उसके अंदर एक सर्कल डाला जाए तो उस इन सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई का मान दे रखा है। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार करा दिया, पेड कोर्स में तो अलग से कराया है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशंस में, मॉक टेस्ट में इतनी बार मैंने आपको याद करवाया है कि भाई अगर एक ट्राइंगल की साइड 13, 14 और 15 होती है तो इसका एरिया होता है 84 और इन रेडियस होता है 4। इस पर कितनी बार एसएससी ने, रेलवे ने सवाल पूछा है। अगर ये चीज पता है, अगर आपको इन रेडियस पता है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई लेना है 3.14 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, 16 2, और मेरे पास यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 48 और 2 50 आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा इस तरीके से तो बेसिक से कर सकते हो, बेसिक से करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है सेमी पेरीमीटर इंटू में इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर हम एक सर्कल डाल दूं, उसे इन सर्कल बोलते हैं और इसका रेडियस होता है आर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। और इसे अगर मैं हीरोस फॉर्मूले से एरिया निकालता हूं तो ये आप बोलते हैं सर ये सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड को घटाया, दूसरी साइड को घटाया और तीसरी साइड को घटाया। अगर आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर बाय 2 होता है सेमी पेरीमीटर। इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये पेरीमीटर क्या आएगा मेरे पास? 14 से 42 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21। तो आप देखेंगे 21 इंटू में मेरे पास क्या है? इन रेडियस। ये 21 है, 21 में से 13 घटाया तो 8, 7 और मेरे पास यहां पे वैल्यू आएगी 6। ये चीज बताओ मुझे, 21 तो 3 इंटू 7 है, मेरे को 3 और चाहिए, तो 3 इंटू 2 में ब्रेक करा, 7 इंटू 3 21 बाहर आ जाएगा। ये 8 इंटू 2 16 4 बाहर आएगा। 21 इंटू में आर, आप देखेंगे 21 से 21 कट गया, आर का मान आ गया 4। अगर आर 4 मिल गया तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेमी इन सर्कल, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। चले आगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते तो एरिया 84 मिल जाता है। ये याद रख लेना रिलेशन। कहता है ओ और सी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के, जिसमें एंगल ओ सी आर हमें दे रखा है 38। पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर पीएम डाली गई साइड क्यू आर पे, तो पी क्यू आर 52 दे रखा है, हमें वैल्यू आरपीएम की बतानी है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये राइट एंगल नहीं था यहाँ पे एग्जाम में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, इसे सही कर लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। समकोण नहीं है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम सोल्व करेंगे कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर मेरे को बनाना है तो कुछ इस तरीके का बन सकता है। मैंने कहा भाई P है, Q है, R है, आगे इसके O एंड C ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कब बनता है? जब परपेंडिकुलर डालता हूं। सर्कम सेंटर कब बनता है? जब मैं एक ऐसा पॉइंट जहां से तीनों वर्टिसेस इक्वल दूरी पे हो। तो हमें दे रखा है QCR 138। QC मेरा क्या होगा? सर्कम सेंटर का पॉइंट होगा, और अगर मैं यहां से ये मिला देता हूं तो ये वाली वैल्यू कितनी है? आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर मान लेता तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों वर्टिसेस को टच करेगा।
और इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि भाई जो एक सर्कल के अंदर एक कोड जो मेजर सेगमेंट पे एंगल बनाती है उसका डबल बनाती है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 2, वरना ये सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टीज में भी आप पढ़ते हो। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 69। जो चीज आती जा रही है वो साथ के साथ लिखते चलो। आगे कहता है भाई इसी ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर डालूं किस पे, क्यू आर पे, तो मेरे पास एंगल पी क्यू आर 52 है। मैं इस फिगर को दोबारा से अलग तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे सेम फिगर है पी क्यू आर, मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल गई, ये वाला एंगल मेरे को मिल गया 69 है। अब मैंने पी से क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, पीएम क्यू आर के ऊपर कुछ इस तरीके से, पी क्यू आर 52 है तो ये वाला एंगल भी अब 52 दे दिया। हमसे पूछा है मेजर ऑफ आरपीएम, आरपीएम ये वाला कौन बताना है क्या होगा, इजीली बता सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये 52 है, ये मेरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम मेरे पास क्या होगा 90 होगा, तो ये वाली वैल्यू 90 माइनस 52 क्या है, ये मेरे पास 38 आ गई। ये एंगल 38 कंबाइंड मेरे पास कितना 69, तो ये वाला एंगल जो हमसे पूछा है 68 में से 69 में से 38 को घटाऊंगा तो 21, क्या ये एंगल मेरे पास 21 होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन ये, चलें आगे। अगला सवाल, एक सर्कल दे रखा है मुझे, इसका सेंटर दे रखा है हमें सी। आगे कहता है ए बी एक टेंजेंट है सर्कल पे कुछ इस तरीके से कि सर्कल को पी पॉइंट पे टच करती है। तो भाई टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है भाई, सीधी सीधी नीचे बना लो, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और सेंटर से अगर टेंजेंट के टचिंग पॉइंट को मिला दो तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको पता है। ये ए बी हो गया और सर्कल को पी पॉइंट पे इसने टच भी कर दिया। आगे कहता है एक्स और वाई दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर कुछ इस तरीके से, ए पी एक्स 60 है, ए पी एक्स, तो यहां से अगर मैं ये मिला दूं तो ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये मैंने मान लिया एक्स है। आगे कहता है बी पी वाई 30 है, बी पी और यहां से एंगल बनाया, चलो ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें वैल्यू बतानी है पी एक्स वाई, पी वाई एक्स और पी एक्स वाई, मतलब अगर इन दोनों को भी मिला दिया जाए, ये वाई था तो इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान बताना है, पहले ये वाला फिर ये वाला। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं भाई हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेरे पास अगर एक सर्कल है, एक कोड है और कोड जहां टच कर रही है उस पे अगर एक लाइन जा रही है, मतलब एक टेंजेंट जा रही है उसी पॉइंट से, तो जो ये वाला एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, कोई भी आप इस सेगमेंट में एंगल बनाओगे, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ये सारे एंगल इसके बराबर होते हैं, इट इज थीटा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है। अगर ये थ्योरम पता है तो अगर ये एंगल 60 है तो आप कहेंगे सर ये कोड है, ये इसके ऊपर क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रही है इस लाइन पे, तो ये 60, तो भाई इस कोड से मेजर सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेंगे सारे 60 होंगे, तो ये 60 होगा। ऐसे ये 30 है, ये कोड है, ये टेंजेंट जा रही है, तो भाई ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 होगा। तो हमसे क्या पूछा है, पी वाई एक्स, पहला 60 दूसरा 30, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है तो इजीली हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों के सेंटर हमारा एक का ए है और एक का बी है और दोनों एक्सटर्नली एम पॉइंट पे टच कर रहे हैं। एम पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई जाती है और इस टेंजेंट पे ही एक पॉइंट आएगा पी। चलो पहले एक टेंजेंट बनाते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, एम पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई कुछ इस तरीके की जो इससे पास होती हुई जा रही होगी और इसी टेंजेंट पे एक पॉइंट बनाया पी कुछ इस तरीके से कि भाई पी क्यू एंड पी आर दोनों सर्कल पे पॉइंट, दो टेंजेंट बनाई जाती है पी क्यू एंड पी आर विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू
एंड आर रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ द सर्कल्स। मतलब यहां से अगर मैं एक टेंजेंट ये बनाऊं ये और एक इधर जाएगी तो इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों और इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर होगा। आगे हमें एपी का मान दे रखा है भाई, ये वाली वैल्यू हमें कितनी गिवन है 13। एम का मान दे रखा है ये 5 दे रखा है, तो ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें बताना है इसका मान पी क्यू प्लस पी आर माइनस पी एम, मतलब जो पी से 3 टेंजेंट जा रही है पी क्यू पी एम और पी आर, इसका मान बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ भी टाइम नहीं लगना। आप कहेंगे सर इस ट्राइंगल में तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये 13 है ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। मैंने इस ट्राइंगल को देखा 90 डिग्री एंगल है ना, और ये मेरी एक टेंजेंट है पी से जा रही है और इसी सर्कल पे ये टेंजेंट जा रही है। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाई जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है बराबर होती है। तो अगर ये 12 तो ये भी 12, और अगर आप ध्यान देंगे इस सर्कल को देखूं तो एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही, तो ये 12 तो ये भी 12 होगी। तो तीनों टेंजेंट दे रखी हैं, तीनों का मान 12 है। हमसे कहता है भाई एक और एक, 2 को जोड़ो और एक को घटा दो, तो 12 प्लस 12 माइनस 12, क्या आंसर आ जाएगा 12 12। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। चलें आगे, बस समझना था आपको। मेंसुरेशन का सवाल एक पूछा गया था, इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। कहता है रेडियस एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का दे रखा है 24, इसकी हाइट भी दे रखी है हमें कितनी 32, तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है मेरे पास पाई आर एल प्लस आर, यही फॉर्मूला होता है। हमारे पास रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, एल नहीं दे रखा है स्लांट हाइट, तो वो ये वाली होती है। ये 90 डिग्री का एंगल क्या निकाल सकते हैं, ये होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं तो 24 और 32 को देख के आपको समझ में आएगा दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। क्या ये मेरे पास 4 इंटू में 8 है और ये मेरे पास सॉरी 8 कॉमन आएगा ना, तो ये 8 इंटू में 3 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या 8 इंटू में 4 है। 3 और 4 ट्रिपलेट बनाते हैं 5 के साथ, तो ये क्या 8 इंटू में 5, ये वाली वैल्यू 40 हो जाएगी। और पाई की फॉर्म में आंसर बताना है तो पाई रेडियस है 24, एल प्लस आर 40 प्लस 24, तो ये वाली वैल्यू होगी पाई इंटू में 24 इंटू में 64। क्या ऑप्शन में 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6, कौन से ऑप्शन की है, इसमें भी है इसमें भी है। हालांकि 24 इंटू 64 ये तो हो नहीं सकता, ये 24 इंटू 24 होता है, तो आंसर ये आना चाहिए। ठीक है 96 9 कैरी फॉरवर्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1536 आएगा। क्लियर? चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है वाटर एक सिलेंड्रिकल पाइप से बह रहा है जिसका डायमीटर हमें 6 mm दे रखा है। तो ये 6 mm है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है मेरा, किस रेट से बह रहा है 10 मीटर पर मिनट। आगे हमें बताना है इसे अगर एक कोनिकल वेसल को भरना है जिसका बेस डायमीटर हमें 60 गिवन है, तो और डेप्थ इसकी दे रखी है हमें 21, तो कितना टाइम लगेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इजीली किया जा सकता है। आप कहेंगे सर डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है यहाँ पे mm था और ये मीटर था, तो ये 30 आएगा। कितना भरना है, वॉल्यूम होता है एक कोन का 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई इंटू में आर पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 30 इंटू में 30 और इंटू में एच कर दूंगा 21, इतना डालना है मुझे। अच्छा एक चीज बताओ, जब सिलेंड्रिकल पाइप है इसका डायमीटर इतना है तो रेडियस हो जाएगा मेरे पास 3 mm, 3 mm को 3/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर 1 मिनट के अंदर कितना पानी जाएगा, 10 मीटर पर मिनट लेंथ का पानी जा रहा है और इस सरकमफ्रेंस से जा रहा है, तो क्या बनेगा, मान लो 1 मीटर में, आप कहेंगे 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी जिसमें ये 10 मीटर होगा, ये मेरे पास रेडियस हो गया 3/10 mm, तो 1 मिनट में कितना पानी ट्रांसफर होगा।
आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3/10 इंटू में 3/10, और ये सेंटीमीटर में लिया, और ये मेरे पास मीटर में है 10, इसे भी सेंटीमीटर में करूंगा तो 10 इंटू में 100। एक मिनट में इतना पानी जाएगा, कितने मिनट में इतना पानी इससे निकल जाएगा तो ये फिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मैं मान लेता हूं 3 मिनट्स में, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे पास। हमारे पास ये वाली वैल्यू आप देखेंगे 10 100 कट गया अलग के अलग, ये मेरे पास 1/3 है, तो इससे 3 से ये काटूंगा 7, 3 और 10 30 कट गया, 3 से काटूंगा तो ये 10 हो गया मेरे पास, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया टाइम 70, किसमें मिनट में। 70 मिनट कितना होता है भाई, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट, तो ये आंसर आ जाएगा। वरना ऐसे करते हैं भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 60 से डिवाइड करेंगे 70 को, आप कहेंगे सर 1 जा 70 सॉरी 60 बचा 10, तो मेरे पास जो यहाँ पे क्वोशिएंट होता है इसमें आवर लिख देते हैं और जो रिमाइंडर बच गया उसे एज इट इज मिनट में रख देते हैं और ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल थे, फटाफट से देखेंगे। कहता है एक ट्रेडर क्या करता है 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है एमआरपी पे, अगर कोई 112 आर्टिकल्स परचेज करता है तो 40 आर्टिकल्स फ्री भी दे देता है, और उसके बाद भी पूरी ट्रांजेक्शन में उसे 26% का प्रॉफिट होता है। अगर एक कस्टमर 112 आर्टिकल्स के लिए ही पे करता है तो हमें बताना है जो मार्केट प्राइस है वो कितना अबव है कॉस्ट प्राइस से, कितने परसेंट में बताना है। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर एमआरपी और कॉस्ट प्राइस को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है भाई, सेलिंग प्राइस। एमआरपी पे आप क्या देते हैं, डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं प्रॉफिट। एक आइडियल ट्रांजेक्शन ऐसी होती है तो आप सेलिंग प्राइस तक पहुंचते हैं। तो एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दिया, पहले हमने 10% का दिया तो 9/10 का बेचेंगे, है ना। फिर हमने क्या करा भाई, 112 आर्टिकल कोई परचेज करता है तो 40 आर्टिकल फ्री दे देते हैं। तो दुकानदार की दुकान से कितने आर्टिकल जाएंगे भाई, 112 प्लस 40 152 आर्टिकल्स जाएंगे। पैसे कितने के चार्ज करेगा, 112 की चार्ज करेगा। तो ये आ गया मेरे पास, है ना। आगे बढ़ते हैं, इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसे प्रॉफिट चाहिए 26% का, तो बेसिकली ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरे पास एक आर्टिकल का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर 26% का प्रॉफिट कमाना है, तो अगर 100 है तो 126 का बेचने की कोशिश करेगा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। डायरेक्टली हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कहता है कि कस्टमर ने 112 आर्टिकल का पे किया, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है भाई कि वो उसकी जो ये वाली स्कीम है ना 112 वाली की, 112 खरीदने पे 40 फ्री, तो ये स्कीम उसकी लग जाएगी, मतलब ये वाला डिस्काउंट इंक्लूड होगा। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि परसेंटेज में बताना है, एक्चुअल वैल्यू में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू में जाना है तो भाई यहाँ पे मैं एक आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आपको अगर 112 आर्टिकल का बताना पड़ता तो आप कहते सर इधर भी 112 से गुना कर दो और इधर भी क्या कर दो, 112 से गुना कर दो। बात वही है, यहाँ पे हमारा कट जाता। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 14 से कट जाएगा, 8 जा और ये 9 जा और 9, तो पूरा ही कैंसिल हो गया मेरे पास। और कुछ कट रहा है, ये यहाँ पे कट जाएगा, 8 से 152 कटेगा क्या, 1 जा 9 जा, हो गया खत्म। एमआरपी बाय कॉस्ट प्राइस, ये 19 उधर और 10 इधर, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 10 पे 19 ज्यादा है। 100 पे करने के लिए आप कहेंगे सर 90 ज्यादा है। हम हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं, तो एमआरपी कितना परसेंट ज्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस से, 100 पे 90 ज्यादा तो 90% ज्यादा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सिमिलर टाइप का सवाल है, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, होमवर्क में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक वॉशिंग मशीन है, उसका एमआरपी है 87,200। इसे एक रिटेलर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचता है, 9% और 50%। 9% का देगा डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 91%, मतलब 9% घटा दो टोटल में से 91 बचा, तो 91/100 का बेचेगा। फिर इसके ऊपर एक और डिस्काउंट है 50%, 50% का डिस्काउंट देगा, 50% क्या होता है 1/2, तो 2 पे 1 का डिस्काउंट तो कितने का बेचेगा, 1/2, इसमें गुना करना पड़ेगा। कहता है एक रिटेलर है जो कस्टमर को 48% डिस्काउंट देना चाहता है न्यू एमआरपी पे। न्यू एमआरपी क्या हो जाएगा भाई, जो वो रखेगा
और उस पे वो क्या चाहता है, 25% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो हमें बताना है कि वॉशिंग मशीन को वो कितने एमआरपी पे रखे, मतलब जो न्यू एमआरपी है वो क्या रखे। वो चाहता क्या है, ये तो दुकानदार के लिए आप बताओ क्या ये कॉस्ट प्राइस हो गया, उसने एक होलसेलर से खरीदा, एमआरपी ये था, ये 2 डिस्काउंट लेके, तो ये बेसिकली अब दुकानदार का क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। इस पे वो चाहता है प्रॉफिट कमाना कितना, 25% का। तो 25% होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5, इतने का बेचना चाहेगा, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब कोई नया एमआरपी रखेगा, आप दुकानदार बेचना चाहता है उस एमआरपी पे 48% डिस्काउंट देगा, 48% का डिस्काउंट देगा तो 52% पे बेचेगा, तो 52 डिवाइडेड बाय 100, क्या ये मेरा नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पे भी नया सेलिंग प्राइस। और हमें यहाँ पे किसका मान बताना है, एमआरपी का, एम का मान बताना है। सोल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। काटेंगे, जैसे 100 से मेरा 100 एलिमिनेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कट जाएगा 7 जा और 4 जा, आगे कुछ कट रहा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये मेरा आंसर है, आप देखेंगे 4 नीचे आ जाएगा, एमआरपी का मान कितना आएगा, 87200 इंटू में 5 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 जा 16 रूट 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, यही होता है। और आपको सोल्व करके आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आंसर होगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है। अरे भाई मेरा आंसर 5 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे 5 का कोई भी पावर नहीं है, तो मेरा लास्ट डिजिट 5 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या यही आंसर हो सकता है, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। और अगर आप देखेंगे 2 की पावर 5 32, इन दोनों को काट नहीं पाएगा, इन दोनों से काटेंगे तो डायरेक्टली 32 से ये वाली वैल्यू कट भी जाएगी, है ना। इसे अगर मैं ब्रेक करके दिखाना चाहूँ आपको 32 को भी, ये मेरे पास 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 4 से ये 2 जीरो वाला 25 आ जाएगा ये कट के, और फिर 8 से ये वाली वैल्यू कट जाएगी 109, है ना। तो ये बेसिकली इससे कटेगा ये, तो 109 डिवाइडेड बाय 25 ये आएगा, है ना। तो मेरा आंसर 5 का मल्टीपल इंटीजर वैल्यू में आ रहा है, तो ये आंसर होगा। चलिए कुछ और अर्थमेटिक के अच्छे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए वो देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है हमें इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ते हैं, सर ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास, समेशन ऑफ xi माइनस m, m क्या होता है एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, i इक्वल्स टू, ये मेरे पास वैल्यू होती है n तक जाता है, और इसे हम रूट लगा देते हैं। वेरिएंस निकालना हो तो स्क्वायर, इसके स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये जनरली जो हम फॉर्मूला निकालते हैं ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर सैंपल वर्ड लिखा हो, यहाँ पे सैंपल लिखा नहीं बट कई बार पूछ सकता है, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास समेशन ऑफ i टू n xi माइनस m। xi क्या होता है, इंडिविजुअल वैल्यूज जो दे रखे हैं, माइनस एवरेज इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बस यहाँ पे n में एक को घटा देते हैं तो ये आ जाता है मेरे पास, ठीक है। याद रखिए दोनों फॉर्मूले। अगर मैं सोल्व करूंगा, नंबर्स क्या है मेरे पास, 10 12 9 8 21। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, इन सब का सम करो, 22 31 39 60, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास एवरेज मीन, ये वाली वैल्यू आ गई 12। अब क्या कर रहे हैं, एवरेज में से डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं किसका, वैल्यू में से एवरेज का, और उसका स्क्वायर करके सम करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो सारी, 12 से कंपेयर करूंगा 10 को तो 2 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 9, और इनका स्क्वायर करना है, इनका सम कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 5 आ गई, और इसका रूट ले लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 और 9 13 16 29 और 81, रूट में 22, क्या आंसर आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन है, 4.69 4.89 4.79 4.5, कैसे करेंगे। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक से रूट लगा के इंडिविजुअली सोल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा आंसर वैसे, वरना मैं कंपेयर कर लेता हूँ इस तरह की, जैसे 22 का मेरे को नहीं पता रूट में वैल्यू क्या है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, भाई इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कहेंगे सर 25 है ना, इसके आसपास, या 16 है, तो मैंने कहा 4 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा, क्या मेरी बात बन रही है, 4 ऑप्शन ही ऐसे हैं। फिर मैं इसे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, क्या मैं इसे 2 जीरो यहाँ पे लगा दूँ और डिवाइडेड बाय 100 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे बचा रूट में 2 2 00। अब ये कंपेयर करना आसान है, आपको मैंने स्क्वायर रूट ट्रिक्स में समझाया, स्क्वायर की ट्रिक्स में दिखाई है ये चीज कि भाई 2500 होता है मेरे पास 50 का स्क्वायर, अगर मैं क्या करूं 49 का, मतलब 49 का स्क्वायर करना हो तो आप कहेंगे सर 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 2 वैल्यू में लिखो, 25 में से 1 को घटा दो तो 24, है ना।
48 का स्क्वायर करना हो तो आप कहेंगे सर 25 में से 2 को घटाओ 23। 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4। ऐसे 47 का स्क्वायर करना हो तो आप कहेंगे सर 3 कम है तो 22, 25 में से 3 घटा दिया और 3 का स्क्वायर 0 9। ये वैल्यूज आती है, ट्रिक्स स्क्वायर में सीखे हैं। 2200 किसके आसपास है, क्या इसके 47 के स्क्वायर के आसपास है। ऐसे ही अगर आप आगे जाते 46 का मैं स्क्वायर करता तो वो वाली वैल्यू क्या होती मेरे पास, 25 में से 4 घटाए 21 और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। तो 46 तो बहुत दूर हो गया, 47 नियर अबाउट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 47 होगा मेरे पास। 47 से थोड़ा सा छोटा और डिवाइडेड बाय 10 तो 4.7 से बिल्कुल जस्ट छोटा होगा मेरा। तो 4.7 से जस्ट छोटा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है। कहता है मेरे पास एक वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर 3 तरीके के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर ₹1/2 के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं तो ₹1/4 के सिक्के हैं, है ना, कह सकते हैं। तो ये मेरे पास होता क्या है, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। अगर सिक्के हैं तो हर एक कॉइन का वैल्यू क्या होगी, ये हमें दे रखा है। आगे कहता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स 1, उसके अंदर जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का वो मेरे पास है 2:3:4, और इसका टोटल जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 180। अच्छा ये बताओ टोटल वैल्यू क्या होती है, हर एक कॉइन की जो वैल्यू है उसमें अगर नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास, अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, इसे 2x मान लूं, इसे 3x और इसे 4x, तो मेरे पास 1 रुपए के 2x सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट 1 × 2x, ये वाली वैल्यू 2x हो जाएगी। 50 पैसे के 3x सिक्के हैं तो 1/2 × 3x तो 3/2x आ जाएगी। और मेरे पास 1/4 रुपीज के 4x सिक्के हैं तो कितना हो गया, 1/4 इंटू में 4x, ये मेरे पास x बनेगा अमाउंट। टोटल अमाउंट ये 180 के बराबर दे रखा है। बॉक्स 1 का ये सिचुएशन है। अगर मैं बॉक्स 2 पे आता हूं तो कहता है कि भाई मेरे पास फिर से क्या है, बॉक्स 2 में 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और वैल्यू जो है द रेशियो ऑफ वैल्यूज, मतलब इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा इन सिक्कों से, उसका रेशियो दे रखा है मुझे इतना 13:11:7। मतलब जैसे 1 रुपए के सिक्के के जितना भी टोटल अमाउंट बनेगा उसका ये वैल्यू है, 50 पैसे के सिक्के की टोटल वैल्यू जो बनेगी वो ये है, और ये है 25 पैसे की। और इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे हैं 378। तो अगर मैं बॉक्स 2 की बात करता हूं, मैं अलग से ही बना लेता हूं, मेरे पास यहां पे बॉक्स 2 है। आप कहेंगे सर वैल्यू ऑफ ईच कॉइन है मेरे पास भाई 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है। अगर मेरे पास टोटल अमाउंट दे रखा है कि भाई 1 रुपए के सारे सिक्के मिला के कितना बना रहा है रेशियो 13, 2 रुपए के सारे 50 पैसे के सारे मिला के 11 अमाउंट बनाएंगे और ये 7 बनाएंगे। ये रेशियो में दे रखा है इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स जो बनेंगे। क्या मैं नंबर ऑफ कॉइन्स बता सकता हूं? हम कहते हैं सर टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल अमाउंट भाई 1 रुपए की, या टोटल वैल्यू कह लो या टोटल अमाउंट कह लो, टोटल वो मुझे दे रखी है 1 रुपए के सिक्के से इतना है, 50 पैसे से इतना है और 25 पैसे से इतना है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर इनमें इसे 13y से 11y और इसे 7y कह दूं तो आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ईच, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिल जाएगा। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 13y डिवाइडेड बाय 1, 11y डिवाइडेड बाय 2 और 7y डिवाइडेड बाय 4, क्या ये होगा? ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए तीनों तरीके के, और इनका जो सम दे रखा है मुझे, ये वाली वैल्यू दे रखी है मेरे पास, ये 1/2 है और ये 1/4 है, ये 378 दे रखी है। हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स दोनों बॉक्सेस में मिला के कितने होंगे। तो इस बॉक्स में तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 3x, और इस बॉक्स में टोटल 50 पैसे के कॉइन कितने हैं भाई, ये वाली वैल्यू। तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये तो भाई 13y प्लस 22y और प्लस में 4 × 7 28y,
ये है 378। मेरे को सम किसका बताना है, 28y और यहाँ पे 3x का। सोल्व करेंगे तो 13, 35, 43, 63 और ये 6 टाइम्स चला जाएगा तो y का मान आ गया 6। तो 22y कितना हो गया, 22 इंटू में 6 प्लस 50 पैसे के इधर इतने सिक्के हैं, इधर कितने हैं भाई, इधर है 3x। 3x निकालना है, सोल्व कर लो पहले से। ये मेरे पास 3x 6 और 3 9x/2 180 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया 20 इंटू 2 40 और 3x कितना हो गया 3 इंटू में 40। तो ये वाली वैल्यू 132 प्लस 121 252। बहुत बढ़िया सवाल, 252 इज द राइट आंसर। कहता है एक आदमी 36 किलोमीटर ट्रेवल करना चाह रहा है, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि 2 घंटे 5 मिनट चलने के बाद उसने 6/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस का ही कवर किया। तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या रही होगी। आप मान लो सर टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है जो उसे कवर करना है 36, ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मान लो रिमेनिंग डिस्टेंस है मेरे पास x जो बच गया, उसने कितना कवर किया है, उसने कवर किया है 6/7 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब उसने 6/7x डिस्टेंस को कवर किया है। कितने टाइम के अंदर, 2 घंटे 5 मिनट के अंदर। तो हमें बताना उसकी स्पीड क्या होगी। तो भाई हमें किस रीजन की बात कर रहे हैं भाई, उसने यही डिस्टेंस मेरे को पता है और यही टाइम पता है, तो यही स्पीड बतानी होगी। कैसे सोल्व करेंगे, एक तरीका तो ये भाई आप इसे 6x/7x प्लस x को अगर सम करेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 13x/7 और ये 36 के बराबर है। हमें क्या चाहिए 6/7x, तो इसमें डिवाइड कर दो 13 से, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6/7x आ गया। ये वाली वैल्यू इतनी हो गई मेरे पास। ये डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, कितने टाइम के अंदर किया होगा, टाइम दे रखा है 2 घंटे 5 मिनट, तो घंटे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 125 मिनट हो गई। 125 मिनट को आर में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे 125/60, ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये मेरी स्पीड आ जाएगी। सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये था भाई आप इसे 6/7x मान ना करके आप ऐसा भी कर सकते थे भाई, आप कहते सर ये वाली वैल्यू मैं मान लेता हूं, यहाँ पे उसने 6/7 कराया ना टोटल जर्नी का कवर, तो टोटल मतलब 6/7 रिमेनिंग जर्नी का, तो ये वाली जर्नी को 7x मान सकते थे। तो आप कहते थे उसने इसका 6/7 किया तो ये 6x हो गया, तो टोटल हो गया मेरे पास 13x, जो कि बराबर है किसके 36 के। मुझे 6x का मान बताना है तो 6x बराबर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 6। ऐसे भी किया जा सकता था, बात वही है, आना वही है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो गया, टाइम लगा इतना, आर में कन्वर्ट कर लिया तो स्पीड आ जाएगी। 5 से काट देंगे तो 12 और ये आ जाएगा मेरे पास 25। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 36 इंटू में 6, ये तो आ गया 216 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 13 325, यही होगा। कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ नहीं है। चलो 6 से करा 72, 7 कैरी फॉरवर्ड 19, 1 कैरी फॉरवर्ड 2592 डिवाइडेड बाय 325 कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्या 8 टाइम जाएगा। अगर मैं 8 से करूंगा तो 24, इसका 8 टाइम होगा आपका 2600 और ये इससे जस्ट छोटा है ना। बाकी 8.7 तो जा नहीं सकता, 7.4 बहुत पीछे रह जाएगा और 6.7 तो हो ही नहीं सकता, 7 से ऊपर ही जाएगा, तो 8 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा मेरा, ठीक है। ऑप्शन की मदद से हमने कर लिया। अगला सवाल, ए बी और सी 3 लोग हैं, एक रेस में पार्ट लेते हैं। कितने मीटर की रेस है, 2000 मीटर की रेस है। इसमें ए बी और सी कहता है कि सेम टाइम पे अगर उन्हें फिनिश लाइन पे पहुंचना है तो ए बी को स्टार्ट देता है 500 मीटर का और सी को स्टार्ट देता है 300 मीटर का। कहने का मतलब ये है, ये मेरी 2000 मीटर की रेस है ना। ए बी और सी है, ए कितना बी को 500 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब यहां से अगर मैं 500 चला जाऊं तो बी अगर यहां से रेस को स्टार्ट करे और यहां तक पहुंच कवर करेगा डिस्टेंस। सी को कितने का दिया, 300 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ये 300 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर शुरू करें तो सी यहां से लेके यहां तक दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर
और ए अपना स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा का पूरा डिस्टेंस दौड़ेगा सेम टाइम के अंदर, मतलब सेम टाइम पे फिनिश लाइन पे तब पहुंचेंगे जब ए बी को 500 मीटर का और सी को 300 मीटर का हेड स्टार्ट देगा। तो आप कह सकते हैं सर एक कांस्टेंट टाइम के अंदर सी यहां से लेके यहां तक जाने का टी टाइम, बी का यहां से लेके यहां तक जाने का टी टाइम और ए का यहां से लेके यहां तक जाने का टी टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। तो हम कहेंगे भाई ए की जो स्पीड होगी, मतलब अगर ए 2000 डिस्टेंस कर रहा है सेम टाइम के अंदर, बी कितना कर रहा है 2000 में से 500 घटाओ तो 1500, और सी कितना कर रहा है 300 घटाओ तो 1700। ये इनका डिस्टेंस का रेशियो, यही एबीसी की क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम टाइम में कवर कर रहे हैं। तो ये 2000, ये 1500 और ये 1700, ये हो गया। तो मैं इनकी स्पीड का रेशियो कह सकता हूँ 20, 15, 17 ये होगा। आगे कहता है कि अगर मेरे पास जो रेस हो वो 3400 मीटर की हो तो सी को बी को कितना स्टार्ट देना चाहिए। अब रेस कब खत्म होती है? जब फास्टेस्ट पर्सन हमारा रेस को कंप्लीट करता है। बात बी और सी के बीच में चल रही है ना। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अगर सेम टाइम पे खत्म करना है दोनों को, ठीक है, स्टार्ट देने का मतलब ये है कि भाई एक जना थोड़ा आगे से चले और दोनों सेम टाइम तक भागे और रेस कंप्लीट हो जाए। तो भाई स्टार्ट कौन देगा? सी देगा बी को, है ना। ये 3400 की रेस है तो सी तो भाई यहीं से चलेगा, बी थोड़ा आगे से चलेगा, ये भी टी टाइम चलेगा, ये भी टी टाइम चलेगा और रेस टाइम पे खत्म होगी। तो ये वाली दूरी पूछिए कितनी होगी। आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये भी टी टाइम दौड़ेगा, ये भी टी टाइम, तो यही मेरा इनका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बी अगर 15 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा 17। इनके बीच का गैप कितना है भाई? ये 2 रेशियो कम दौड़ेगा। अब 2 रेशियो कम अगर बी को दौड़ाना है तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या ये मेरे पास सी कितना दौड़ रहा है 17 रेशियो, बी कितना दौड़ रहा है 15 रेशियो, और हमें इसी 2 रेशियो का मान बताना है। 17 रेशियो सी तो पूरा दौड़ेगा तो 3400 के बराबर। तो ये कि क्या मल्टीप्लाई कर दूं 3400 आ जाए 200, तो इस 2 में भी 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है। कहता है एक महीना है मार्च का, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। सैटरडे और संडे को अगर हटा दिया जाए तो जो एवरेज सेल ऑफ कार है एक डीलर की वो 151 पर डे है, एंड ऑन संडेज एवरेज सेल 129 है। अगर फर्स्ट सैटरडे 3 मार्च को पड़ रहा है और एवरेज सेल ऑफ कार्स पूरे महीने की हमारे पास 148 है, तो हमें बताना है एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे क्या रही होगी। कैसा सवाल है? सिंपल कंसेप्चुअल। आप कहेंगे सर टोटल सेल पूरे महीने की कितनी होगी? मार्च महीने में हमें पता है 31 दिन होते हैं, 31, और एवरेज सेल फॉर द होल मंथ हमें दे रखा है 148। तो टोटल कितनी कार बेची गई होंगी? इतनी बेची गई होंगी। अब इसमें कुछ सैटरडे को बेची गई होंगी, कुछ संडे को बेची गई होंगी और कुछ अदर डेज पे बेची गई होंगी। हमसे कहा कि भाई पहला जो सैटरडे है वो 3 मार्च को है, तो अगर सैटरडे की बात करूं मैं तो 3 को आएगा, फिर 7 दिन बाद 10 को आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर मेरे पास 24 को आएगा, और फिर 7 जोड़ोगे 31 को आएगा, 31 का महीना। संडे कब आएगा? सैटरडे के बाद आता है, 4 को आएगा, 11 को आएगा, 18 को आएगा, 25 को आएगा। क्या 31 को आएगा? 31 के बाद 32 तो आता नहीं, अगला महीना चला जाएगा, तो 4 ही संडे होंगे। तो मैंने कहा सैटरडे कितने आए भाई मेरे पास? 5 आए। संडे कितने आए मेरे पास? 4 आए। तो बचे हुए दिन कितने होंगे? टोटल 31 का महीना है। 31 में से अगर 4 जमा 5 9 को घटा दूं तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे मेरे पास? क्या ये 22 हो जाएंगे। अब सारे सेल को अगर मैं सम करना चाहूं तो आप कहेंगे सर सैटरडे की एवरेज सेल दे रखी है क्या? नहीं, सैटरडे और संडे को हटा दें, अदर डेज पे एवरेज सेल है 151, तो 22 इंटू में 151, अदर डेज पे इतनी सेल हुई। संडे को एवरेज सेल दे रखी है 129। 129 कितने संडे पड़ रहे हैं? 4। सैटरडे की एवरेज सेल मान लेता हूं ए, कितने पड़ रहे हैं? 5। सोल्व करके मेरे को किसका मान बताना है? ए का मान बताना है। क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम भी है, बाकी अलग भी हैं। और यूनिट डिजिट से करना चाहो यूनिट डिजिट से ट्राई करके देख लेते हैं, वरना डिविएशन कंसेप्ट लगाता मैं इस क्वेश्चन में एग्जाम में। तो 6 चौक 24, सॉरी 36 6
2 8 बन गया। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई? 8 आएगी, है ना। एक काम कर लेते हैं, सब जगह अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे 8 - 8 0 मिलेगा, और 5 से 0 को डिवाइड करूंगा तो सारे केसेस में मेरे पास सेम ही वैल्यू आएगी। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते। बस मेरे को ये समझ में आएगा कि भाई 5 से डिवाइड कर रहा हूं, हो गया काम यार, हो जाएगा। देखो आप ये बताओ मेरे को, ये 5 है, ये यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी इधर जाके जब घटेगा तो 0 बनेगा, कुछ वैल्यू है। 5 से डिवाइड करूंगा, अगर इंटीजर वैल्यू में आंसर देना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो तो 0 कम मिल सकता है जब मैं 5 में कोई इवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 तभी आएगा ना जब ओड वैल्यू में मल्टीप्लाई करता 5 में मैं, तो मेरे पास क्या आता भाई, ओड नंबर आता, तो यूनिट डिजिट 5 आ सकती थी, 3 आ सकती थी, कुछ भी आ सकती। मतलब ए की जो वैल्यू होगी, हमने कहा 5 इंटू में ए, ये लास्ट में इसके 0 आ रहा है, मतलब 10 का मल्टीपल बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू एवरेज जो होगा वो इवन होगा। चारों ऑप्शन में इवन एक ही वैल्यू है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर आएगा। हालांकि एग्जामिनर अगर एक और क्वेश्चन इवन दे देता तो हम शायद डायरेक्टली ना कर पाते उस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन से हो रहा है। वरना इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम डेविएशन कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन कंसेप्ट कैसे करते हैं, मैंने कहा 5 वैल्यू है, उसका एवरेज मैंने मान लिया x है, ठीक है। 4 वैल्यू का 129 था, 22 वैल्यू का मेरे पास एवरेज था 151, और नेट मेरे पास सारी वैल्यूज मिला के टोटल कितने दिन है, 31 डेज है, और उनका एवरेज है मेरे पास 148। डेविएशन आप किससे निकालते हैं, अगर मैं बात करता हूं तो भाई ये वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये एवरेज है, तो डेविएशन मैं 148 से ही निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे 0 का डेविएशन आएगा, यहाँ पे +3 का, यहाँ पे -19 का आएगा, और ये वाली वैल्यू पे मैं कह सकता हूँ ये वाली वैल्यू मेरे पास x - 148 हो जाएगी। तो अब आप सोल्व करेंगे, सम ऑफ डेविएशन भी हमारा इक्वेट होना चाहिए, तो मेरे पास 5 इंटू में x - 148, ये 4 इंटू में -19 माइनस का 76 आएगा, ये 66 बनेगा, और ये 0 बनेगा। आप देखेंगे उधर जाके प्लस का 10, 5 से काटूंगा 2, और 2 में 148 जोड़ेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरे पास क्या था, एक फ्रूट सेलर है, 2 वैरायटी ऑफ मैंगोज को मिक्स करता है, एक की कीमत है हमारे पास 60 और एक की कीमत है 68.4। किस रेशियो में उसने मिलाया हो जिससे कि अगर वो इसे इतने का बेचे तो उसे प्रॉफिट हो जाए 18.75% का। 18.75% क्या होता है, क्या पता है ये वाली वैल्यू आपको? ये होता है भाई 3/16। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। 18 को 18 प्लस 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ, क्या यही वैल्यू है? आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास 72 और 3 75/4 परसेंट है, तो 100% लिख सकते हैं। और आप देखेंगे ये वाली वैल्यू, परसेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आप 25 से काटोगे तो 3/16 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यही होता है ना। तो प्रॉफिट इतने का है, इतने का बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस पे हमने प्रॉफिट निकाला होगा। मैं कह रहा हूं अगर मेरा ये कॉस्ट प्राइस है तो ये प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, इन तीनों का सम, दोनों का सम 19 रेशियो, ये होगा सेलिंग प्राइस। कितने का बेच रहे हैं, 79.80 का, तो 19 रेशियो 79.80 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे या सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस पे लगाने की कोशिश करूंगा, सेलिंग प्राइस पे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा के दिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो अभी मैं कॉस्ट प्राइस पे लगा रहा हूं क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखा है कि भाई इन वैरायटी ऑफ मैंगोज का कॉस्ट प्राइस ही है। तो आप कहेंगे सर 16 कितना हो जाएगा, 79.8 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 19 इंटू में 16, तो ये वाली वैल्यू 19 से काटूंगा 4 जा 2 जा 42, 2 और 3 कैरी फॉरवर्ड 67.2 आ गया। तो ये इन दोनों को मिला के जो फाइनल कॉस्ट प्राइस बना वो 67.2 का होगा, तब जाके मैं उसे आगे इतने का बेचूंगा तो उतना का प्रॉफिट होगा। तो किस रेशियो में मिलाया होगा, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाई 1.2 और इसमें से ये वाली वैल्यू घटाई तो 7.2,
क्या ये मेरे पास 1:6 आ गया 12 से कट के? तो ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। एक तरीका ये हो गया। आप यहाँ पे चाहते तो एलिगेशन सेलिंग प्राइस पे भी लगा सकते थे, हमें प्रॉफिट चाहिए इतने का, है ना। तो फाइनली हम बेच कितने का रहे हैं? 79.8 का बेच रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट मेरे को इतने का चाहिए, बल्कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर आप सेलिंग प्राइस पे लगाते हैं। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस मेरे पास एक का 60 था, एक का 68.4, क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई दोनों पे अगर मैं इतना इतना प्रॉफिट पहले ही लगा दूं तो भी मेरे पास जो फाइनल जब मैं इन्हें मिक्स करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी, है ना। तो इस पे अगर मेरे को वैल्यू बनानी है, इतना प्रॉफिट लेना है 3/16 का, तो आप कहेंगे सर बेचना कितने पे होगा? 60 का पड़ रहा है तो 3 जोड़ दो 16 में, 19/16 का बेचना होगा। तो इसमें भी 19/16 कर दो और इसमें भी 19/16 कर दो। इसमें एलिगेशन लगा दो तब भी आपको क्या मिलेगा? 1:6 ही मिलेगा, चाहे करके देख लेना। अगला सवाल हमारे पास कहता है मिस्टर मदान है जिन्होंने 9 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 10 मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, उसके मार्क्स डिवाइडेड बाय इंग्लिश के टोटल मार्क्स, ये हो गया मेरे पास 9/10। मैथ्स में नहीं, सॉरी, साइंस में उसने स्कोर करे हैं 15 आउट ऑफ 16 मार्क्स। जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसके, उसका रेशियो अगर हम निकाले इंग्लिश और मैथ्स का, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 15:16। तो हमें बताना है अगर मैथ्स के टोटल मार्क्स 20 हैं तो डिफरेंस क्या होगा परसेंटेज में उसके मार्क्स में मैथ्स एंड साइंस की। तो मैथ्स और साइंस की मार्क्स का अगर हम परसेंटेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर साइंस का तो उसने कितना स्कोर किया, टोटल स्कोर दिख रहा है, तो इसके परसेंटेज मार्क डायरेक्टली 100% करके निकाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू 15/16 क्या होता है? आप इसे 16-1 भी लिख सकते थे। तो 16/16 100% होगा और 1/16 क्या होता है? 6.25। तो क्या ये इतना परसेंट ही आएगा? अच्छा, ये हमारे साइंस के मार्क्स हो गए। उसके इंग्लिश के परसेंटेज मार्क्स तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर इंटू 100% करूंगा तो 90% आ गया। जब रेशियो में लिख रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो 15 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 90% बन जाए? ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहेंगे सर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6% से, तो मैथ्स में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 6% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैथ्स के परसेंटेज आ जाएंगे मेरे पास 96%। हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस बता दो मैथ्स और साइंस के परसेंटेज में। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से ये वाली वैल्यू घटानी है। तो 96 में से 100 घटाया तो -4 और प्लस का 6.25 आएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 2.5%, 2.25%। ये हमें बताना था। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फालतू की दे रखी थी कि भाई मैथ्स में जो उसका स्कोर है वो 20% है, इसकी जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। चले आगे। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, 86% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपनी वोट डाली और 6% जो वोट डली वो इनवैलिड हो गई। विनिंग कैंडिडेट को 58% मिला टोटल वैलिड वोट का और इलेक्शन को जीता इतने मार्जिन से। तो हमें बताना है टोटल वोटर्स कितने रजिस्टर्ड थे। टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड क्या होते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम वोट जो डाली जा सकती है और बिल्कुल सही हो सकती है। तो टोटल वोटर्स जो रजिस्टर्ड है वो मान लिया मैंने V है। 86% ने वोट डाली तो इसका 86% इतनी वोट डाली होंगी। अब आगे 6% क्या हो गई? इनवैलिड हो गई। तो वैलिड वोट 6% घटा देंगे तो बचा 94% 100 का। तो इसका इतने लोगों ने, ये हो गई हमारी वैलिड वोट्स। अब विनर कैंडिडेट को 58% मिले किसके? वैलिड वोट के। टोटल वैलिड वोट्स को अगर मैं 100% मान लूं तो विनर को मिले 58, 100 में से 58 को घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू बची 48, 42%। ये लूजर को मिला होगा। तो विनर कितने से जीता होगा? 16%। 58 में से 42 को घटाया 16% ऑफ वैलिड वोट इस मार्जिन से जीता है। तो ये वैलिड वोट थी मेरे पास, इसका 16% मतलब 16/100 और ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है 2012100। हमें बताना है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, बी का मान बताना है। क्या सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप? आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल आप लोगों को आएगी, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली 4 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? ध्यान से समझिए।
कैलकुलेशन करनी है कर लो, मैं कैलकुलेशन के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से समझना। 4 से काटूंगा 25, फिर 4 से काटूंगा 25, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 43, यहाँ पे 47, और ये वाली वैल्यू 2 से काटा मैंने, यहाँ पे 4 से कट गया 25, ये तो आएगा। अब ये मेरा आंसर जो होगा वैलिड वोट्स, आप कहेंगे सर 202100 तो है ही अलग के अलग, डिवाइडेड बाय 43 इंटू 47 इंटू में 25 का क्यूब, 5 की पावर 6 लिख सकता हूं। जो मेरे देखो 2 जीरो, क्या यहां से कटेगी? नहीं कटेगी, तो 2 जीरो आंसर में आनी है। उसके बाद मेरे पास जो भी वैल्यू होगी, क्या वो 5 से कटेगी? 5 की पावर 6 से कटेगी बल्कि, है ना। तो लास्ट डिजिट 5 से कटने वाली संख्या एक ही है, तो यही आंसर हो सकता है और कोई होगा नहीं। बाकी आप देखेंगे भी, अगर ये 43 या 47 है, 45 से 2 कम है, 45 से 2 ज्यादा है, तो 45 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 20 माइनस 4, तो क्या ये वाली 2021 ही आएगी, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। तो यहां से ये पूरा कट जाएगा मेरे पास, और आप कहेंगे सर 5 की पावर 6, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 15625, और उसके बाद 00। क्लियर? तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। जितने भी बढ़िया सवाल थे आरआरबी जेई में जो पूछे गए, अभी कल आंसर किया ही, सारे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको आज करा दिए। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आरआरबी, एनटीपीसी या जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए और एग्जाम में आप बेस्ट स्कोर कर पाओ, कोई भी क्वेश्चन फंसे ना आपका। तो ये आप ध्यान रखिए, आरबी चैनल को फॉलो करिए। यहाँ पे आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। इसके अलावा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल। अगर आपको मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है कोई भी सवाल आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट होगा वो नहीं छोड़ूंगा मैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके साथ रीजनिंग का कोर्स भी आपके लिए फ्री रहता है। और उसके साथ साथ अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जीके एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीके का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो ऑफिसर बैच अगर आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर ये सारे के सारे कोर्सेज एक सिंगल प्लान में आपको मिल जाते हैं। चलिए आप लोगों से अभी अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।